हेलो एवरीवन, वेलकम टू जी सेंट्रिक और क्रैश कोर्स नेटवर्क थ्योरी के क्रैश कोर्स में हम लोग नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे, दैट इज यूनिट 7 रेजोनेंस। देखिए, रेजोनेंस को कई बार जितने भी पीवाईक्यू वाली बुक्स होगी आपकी बहुत अलग अलग इंस्टीट्यूट की, उसमें क्या करते हैं एसी एनालिसिस के अंदर ही रेजोनेंस को कंसिडर कर लेते हैं। बट मैंने क्या किया, चाहे आप जी सेंट्रिक एप्लीकेशन पे जो मेरा फुल कोर्स डाला वहां पर भी देखिएगा, मैंने अलग यूनिट बनाई है रेजोनेंस, क्योंकि रेजोनेंस अपने आप में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। किसके लिए? गेट के लिए, क्योंकि यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं और अगर आपको रेजोनेंस का थ्योरी नहीं क्लियर है तो आप क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। अब क्या होता था, इससे पहले की जितनी यूनिट्स थी तो उसमें मैंने क्या बताया, जल्दी जल्दी जितनी भी थ्योरी थी उसका समराइज बता दिया। बट रेजोनेंस क्या है, पूरा टॉपिक ही थ्योरेटिकल है। इसके जो फॉर्मूले हैं उसमें अगर मैं एक पूरा डेरिवेशन करूंगा तो उसका सारा डेरिवेशन काम का, हर एक स्टेप काम की है। तो मैं यहां पर रेजोनेंस में, देखिए हम लोगों ने जो यूनिट 7 जी सेंट्रिक एप्लीकेशन पे पढ़ा है नेटवर्क थ्योरी, उसमें मैंने रेजोनेंस दो कैटेगरी में पढ़ाया है। कैसे पढ़ाया मैंने? दो कैटेगरी करके। कैटेगरी नंबर 1 में मैंने पढ़ाया है सीरीज रेजोनेंस, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सीरीज रेजोनेंस। और उसके बाद मैंने पढ़ाया है पैरेलल रेजोनेंस। बहुत डिटेल में गए हम लोग, वहां पर मैंने क्वेश्चंस भी करवाए पैरेलल रेजोनेंस, ठीक है। और व्हाट इज रेजोनेंस? तो सिंपल भाषा में हम ये बोल सकते हैं, सर्किट बिहेव्स लाइक प्योर रेजिस्टिव, दैट इज कॉल्ड रेजोनेंस कंडीशन। बाकी मैंने बहुत ज्यादा थ्योरी, इसका प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस है ना, चाहे वो मार्च पास्ट हो, बहुत सारे एग्जांपल लेके मैंने आपको पूरे थ्योरेटिकल वर्जन में बताया है जी सेंट्रिक एप्लीकेशन पे। चूंकि ये कोर्स क्रैश कोर्स के फॉर्म में है, इस वजह से बहुत ज्यादा डिटेल में हम लोग नहीं जाएंगे। फिर हम लोगों ने देखिए सीरीज आरएलसी, इसमें हम लोग एक्चुअली जो आपका सीरीज रेजोनेंस है वो असल में ऐसा दिखता है, इंडक्टर और कैपेसिटर। जो आरएलसी सर्किट आपका सीरीज में कनेक्टेड होगा और पैरेलल में आर, एल और सी दोनों काय में होंगे, तीनों काय में होंगे, पैरेलल में होंगे। तो ये सीरीज रेजोनेंस, पैरेलल रेजोनेंस। फिर हम लोगों ने कंडीशंस निकाली, फिर हम लोगों ने रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी निकाली, ग्राफ बनाए। उसके बाद हम लोगों ने बिलो, अबव, एट रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे नेचर देखा, कैपेसिटिव है, इंडक्टिव है, बहुत सारी तरीके की थ्योरी देखी, ठीक है। तो आपको मैं कहां बताऊंगा, जो भी स्टूडेंट ये क्रैश कोर्स देख रहे हैं, मेरा जो रेजोनेंस वाला टॉपिक नहीं पढ़ा है, तो आप जल्दी से जी सेंट्रिक एप्लीकेशन डाउनलोड करके पहले वो 5 वीडियो आपको खत्म करने, उसके बाद ही यहाँ की चीजें समझ में आएगी। अगर आप किसी और इंस्टीट्यूट से पढ़े हुए हैं तो डायरेक्टली क्वेश्चन कर सकते हैं, क्योंकि वहां पर भी रेजोनेंस सेम ही पढ़ाया होगा, क्योंकि ऐसा नहीं कि बहुत कुछ अलग हो जाएगा। अच्छा, यहां पर मैं मार्क कर देता हूं, आप जी सेंट्रिक एप्लीकेशन पे जाओगे तो 249 रुपीज में आपको ये पूरा का पूरा अवेलेबल हो जाएगा। और इसमें 3 चीजें मिलती है, वीडियो लेक्चर सीरीज 121 लेक्चर्स, गेट बुक सीरीज, पीवाईक्यू सीरीज है ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि अलग अलग ब्रांचेस के, वो यहां पर टेस्ट फॉर्मेट में मिलेंगे। और ये है पीडीएफ, जहां पे आप नोट्स अपने डाउनलोड कर सकते हैं। इस तरीके की यूनिट नजर आएगी, जिसमें यूनिट नंबर 9 रेजोनेंस, जिसके अंदर 5 वीडियो डले होंगे। ये आई थिंक आपको नजर नहीं आ रहा होगा, क्योंकि इसमें ब्राइटनेस ज्यादा है, इसलिए मैं इसकी थोड़ी सी ब्राइटनेस कम कर देता हूं ताकि आपको प्रॉपर विजिबल हो सके ये, ठीक है। तो इसमें जो यूनिट नंबर 9 है, प्लीज वो रेजोनेंस की आप पढ़िए। वहां पर मैंने 5 वीडियो के अंदर पूरा का पूरा थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट कवर किया है, ठीक है। तो ये पढ़ने के बाद मैं इसकी ब्राइटनेस वापस बढ़ा देता हूं, क्योंकि अब मुझे ज्यादा मार्केटिंग नहीं करना है। डायरेक्टली कहां पे आना है? अपने क्वेश्चंस पे, कि क्वेश्चंस किस तरीके से हम लोग करने वाले हैं, ठीक है। बात समझ में आ गई होगी आई थिंक आपको, ठीक है। तो छोटी सी मार्केटिंग कर दे, 250 रुपए का एक कोर्स है जो हम लोगों ने बनाया है, जहां पर आपको प्रॉपर नॉलेज मिलेगा, पीडीएफ नोट्स मिलेंगे, पीवाईक्यू के टेस्ट सीरीज फॉर्मेट में मिलेगा। और हमारी साइड से ये दो से 3-4 सब्जेक्ट हम लोगों ने जो लो रेंज में रख रखे, ये इसलिए है क्योंकि जब भी स्टूडेंट प्रिपरेशन स्टार्ट करता है अपना 3rd सेमेस्टर वगैरह में या 2nd सेमेस्टर में, तो उसके ऊपर फाइनेंशियल बर्डन नहीं आए, इस वजह से हमारी तरफ से हेल्प हो जाती है और उसको भी एक पता चल जाता है कि वो गेट एग्जाम के लिए बना भी है या नहीं बना है। अगर नहीं बना होगा तो सेमेस्टर में काम आ जाएगा और कुछ नॉलेज ही इनहांस होगा, ठीक है। तो कम से कम उसे आइडिया हो जाएगा कि उसके अंदर गेट के लिए जो चीज चाहिए वो है भी कि नहीं है, ठीक है। तो इस वजह से नहीं तो 40,000 30,000 की फीस भर दोगे और फिर पता चला कि गेट के लिए तो सर हम बने ही नहीं, गेट का एग्जाम तो लिखा ही नहीं हमने, ठीक है। तो आप जाके रेजोनेंस के 5 वीडियो थ्योरेटिकल वाले देखना जरूर, क्योंकि पांचों के पांचों बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए अब हम लोग क्रैश कोर्स की फॉर्म में वापस आ जाते हैं, क्वेश्चंस करते हैं। तो सब 70 क्वेश्चन हम लोगों ने ऐसे एनालिसिस में फिनिश कर दी है। अब हमारा 71 नंबर का क्वेश्चन स्टार्ट होगा। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एक्सी सो दैट सर्किट इज रेजिस्टिव। आपको यहां पर ये पूरा सर्किट गिवन है। अब देखिए यहां पर इस क्वेश्चन में एक मिस्टेक है, जो ये इंडक्टर है ना, इसके आगे भी जे लगना जरूरी है ना। तो ये मैंने मिस्टेक सुधार दी है। तो इनका कहना है कि जब हम इस सर्किट को देखेंगे यहां से, तो ये प्योरली रेजिस्टिव होगा। अच्छा एक बात बताओ मुझे,
अगर ये ऐसा बोले कोई भी आपका आरएलसी, रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस एक बना हुआ एक सर्क्यूट है, तो इसका इंपीडेंस बट ऑब्वियस अगर मैं जहां से जेड इक्विवेलेंट देखूंगा तो किस तरीके से नजर आएगा। एक अगर इसको पूरे को सॉल्व करूंगा तो एक रियल पार्ट होगा, प्लस माइनस मुझे नहीं पता जो भी रहे, और जे के साथ एक इमेजिनरी पोर्शन होगा। तो इनके कहने का मतलब है कि सर्क्यूट क्या है, प्योरली रेजिस्टिव। तो यही तो हमारा रेजोनेंस है। रेजोनेंस का डेफिनेशन क्या है, सर्क्यूट बिहेव लाइक प्योर रेजिस्टिव, जिसमें इमेजिनरी पोर्शन क्या हो जाए, इमेजिनरी पोर्शन आपका जीरो हो जाए, ठीक है, इमेजिनरी पोर्शन जीरो हो जाए। अब क्या करना है आपको, बहुत ही सिंपल तरीका है, इसको इक्विवेलेंट सॉल्व करेंगे तो क्या नजर आ जाएगा मुझे, यहां से अगर मैं Z इक्विवेलेंट देखूं इसका, तो ये 5 ओम और -10 ये सीरीज में रहेंगे और ये दोनों काय में रहेंगे पैरेलल। तो मैं ये ऐसा कर देता हूं J10, ठीक है, प्लस ये दोनों काय में आ गए, पैरेलल आ गए, तो दोनों पैरेलल को सॉल्व करेंगे तो J5 और -JX, तो JJ कितना हो जाएगा, ये मैं J5 इंटू J, है ना, इंटू का क्रॉस मत लगाना, नहीं तो वो x कंसिडर हो जाता है कई बार, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट रेजोनेंस में कैलकुलेशन मिस्टेक करते हैं, ठीक है। आप टेस्ट सीरीज भी दे रहे होंगे तो कैलकुलेशन मिस्टेक रेजोनेंस वाले सब्जेक्ट में बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि कैलकुलेशन बहुत लेंदी कर देते हैं बहुत सारे स्टूडेंट, ठीक है, और कई बार टेस्ट सीरीज बनाने वाले भी बहुत लेंदी पूछ लेते हैं। बट आप गेट में, एक्चुअल गेट के एग्जाम में काफी आसान आने वाला है आपको, ठीक है, कैलकुलेशन से ज्यादा मत डरिएगा, वहां पर वैल्यू बहुत ही सटीक देंगे। और +5, ठीक है, तो ये क्या हुआ, ये दोनों मैंने सीरीज में कर दिए, देखिए इस तरीके से, और ये पैरेलल में कर दिया। अब यहां पर एक देखिए, यहां से जे कॉमन ले लेते हैं और एक जे से कैंसिल कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, Z इक्विवेलेंट इक्वल टू -J10, ठीक है, और यहां पे कैंसिल कर दिया तो ये -J और 5XC डिवाइडेड बाय 5 - XC प्लस 5 इक्वल टू 0। अब इसमें देखिए रियल और इमेजिनरी क्या है, ये दोनों क्या है, इमेजिनरी है और ये रियल है, तो हमें क्या है, प्योर रेजिस्टिव बनाना है, इसका मतलब इमेजिनरी को 0 करना है, ठीक है। तो इमेजिनरी को यहाँ पे 0 कर देंगे, तो इमेजिनरी पोर्शन कौन सा है हमारा, इमेजिनरी पोर्शन ये है, ये दैट इज इमेजिनरी, इसको इक्वल टू 0 पुट कर देंगे, इसको इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा 10, ठीक है, -10 - 5XC डिवाइडेड बाय 5 - XC इक्वल टू 0। तो आप 10 को उधर ले जाइए, 10 को उधर ले जाएंगे और ये कितना हो जाएगा, -5XC इक्वल टू 10 उधर चले गया, फिर 10 तो 50 - 10XC, ठीक है, मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, फिर 10 इधर आएगा तो प्लस 10 - 5 तो कितना हो जाएगा 5XC इक्वल टू 50, तो XC कितना हो गया, ये हो गया 10 ओम। तो XC की वैल्यू हमें पूछी थी जो कि आ गई है 10 ओम, ठीक है। तो 10 इज द करेक्ट आंसर, सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको रेजोनेंस में बहुत बार पूछे जाते हैं। क्या बोलते हैं, कई बार आपको देखिए डायरेक्टली ऐसा लिखा नहीं रहेगा कि ये रेजोनेंस का क्वेश्चन है, ऐसा कभी भी नहीं लिखा रहेगा। आपको आपके हिसाब से क्वेश्चन को रीड करके समझना पड़ेगा कि रेजोनेंस का क्वेश्चन है या फिर नहीं है। अब आप में से बहुत लोग बोलेंगे सर इसमें कौन सी रेजोनेंस वाली बात थी, प्योर रेजिस्टिव बोला है तो हमको तो इमेजिनरी पार्ट 0 करना ही है, तो यही सब रेजोनेंस में भी होता है, ठीक है। बट आपको देखेंगे बहुत सारे क्वेश्चंस आगे आपको लैंग्वेज में पता चलेगा कि आपको रेजोनेंस का सेंस होना चाहिए, अगर वो नहीं होगा तो फिर दिक्कत होना स्टार्ट होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 72, ये गेट 2018 में इलेक्ट्रिकल ईसी इंस्ट्रूमेंटेशन के मिक्स क्वेश्चन कराऊंगा। जब भी ये गेट लिखा रहा है इसका मतलब किसी न किसी एक ब्रांच में आया हुआ है। द वोल्टेज V ऑफ टी अक्रॉस द टर्मिनल A एंड B के अक्रॉस ये V ऑफ टी है, as shown in the figure is a sinusoidal voltage having a frequency omega equal to 100 रेडियन पर सेकेंड। मतलब आपका ओमेगा कितना है, ओमेगा है आपका 100 गिवन है। When the inductor I of t is in phase with voltage V of t, मतलब ये जो I of t है इंडक्टर के अक्रॉस का करंट है, और यह जो इंडक्टर के अक्रॉस का करंट है वही आपका इस वोल्टेज के अक्रॉस का करंट, मतलब वोल्टेज सोर्स से जो करंट जा रहा होगा वही होगा, इस वोल्टेज सोर्स से जो प्रोड्यूस हो रहा करंट वही है ना। इसका मतलब सप्लाई वोल्टेज और करंट क्या है, एक ही फेज में है, ठीक है। The magnitude of the impedance in ohm seen between the terminal A and B से ये जो Z है, Z इक्विवेलेंट यहां से जो नजर आ रहा है वो आपको निकालना है। देखिए आपको एक चीज पता चल गई यहाँ पे कि जो वोल्टेज V ऑफ टी है
और ये जो सप्लाई करंट, ये सप्लाई करंट है, आई ऑफ टी, भले इंडक्टर के अक्रॉस बोल दिया, लैंग्वेज में क्या लिखा कंफ्यूज करने के लिए कि इंडक्टर के थ्रू करंट है, बट वही करंट आपका कहाँ है, सप्लाई से जा रहा होगा। इसका मतलब सप्लाई वोल्टेज और करंट एक दूसरे के क्या है, फेज में है। दैट इज कॉल्ड, ये किसका फेजर है, ये रेजिस्टेंस का ही तो फेजर है। और रेजिस्टेंस का मतलब है कि ओवरऑल आपका सप्लाई वोल्टेज और करंट अगर एक ही फेज में है तो ये पूरा सर्क्यूट जो है वो कैसा बिहेव करेगा, प्योर रेजिस्टिव वाला बिहेव करेगा। और प्योर रेजिस्टिव बिहेव करने का मतलब है कि वापस से क्या है, इमेजिनरी पार्ट जीरो। वापस से क्या है, इमेजिनरी पार्ट, दैट इज रेजिस्टेंस, प्योरली रेजिस्टेंस, मतलब कि इमेजिनरी पार्ट क्या हो जाएगा, जीरो। तो ये इमेजिनरी पार्ट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब आपसे क्या पूछा है, इक्विवेलेंट इंपीडेंस पूछा है। इसका मतलब इंपीडेंस क्या रहेगा, रियल पार्ट ही रहेगा। अगर ये है तो रियल पार्ट जो रहेगा, रियल पार्ट जो रहेगा पूरे इक्विवेलेंट का, वही आपका क्या रहेगा, जेड इक्विवेलेंट रहेगा। ठीक है, जेड इक्विवेलेंट रहेगा। अब देखिए जेड इक्विवेलेंट को कैसे निकाल सकते हैं। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इन दोनों को सॉल्व कर लेता हूं, पर्टिकुलरली इन दोनों को मैं बोल देता हूं वाई इक्विवेलेंट, है ना। इनको एडमिटेंस से सॉल्व करिएगा। देखिए ट्रिक बता रहा हूं, नहीं तो बहुत सारे स्टूडेंट अगर इन दोनों को आप इंपीडेंस के फॉर्म में सॉल्व करोगे तो बहुत लंबा चली जाएगा। शॉर्टकट बता रहा हूं। देखिए आप क्या करिए, पहले इन दोनों का y इक्विवेलेंट सॉल्व कर लीजिए और फिर जब आप z इक्विवेलेंट लिखें तब आप क्या करिए, इसको तो j ओमेगा एल हो जाएगा, j ओमेगा एल, और इसको जब करेंगे तो y इक्विवेलेंट जो भी निकलेगा 1/y इक्विवेलेंट कर देना, 1/y इक्विवेलेंट कर देना, तो वापस से वो इंपीडेंस कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो मैं सबसे पहले y इक्विवेलेंट कैलकुलेट करता हूं। y इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, y इक्विवेलेंट कैलकुलेट हो जाएगा, ये रेजिस्टेंस है तो इसको मैं 1/r लिख देता हूं। ठीक है, कंडक्टेंस आता है ना G, और यहां पर क्या हो जाएगा, प्लस j ओमेगा सी, प्लस j ओमेगा सी। बहुत सारे स्टूडेंट गड़बड़ करते हैं, ऐसा मत सोचिएगा सर यहाँ पे तो -j/ω/c होगा, वो ओमिक वैल्यू में है, ये मैं महो में लिख रहा हूं, एडमिटेंस फॉर्म में लिख रहा हूं, इसलिए G प्लस j/ω/c, G प्लस j/ω/c, कैपेसिटेंस का प्लस j/ω/c हो जाता है, इसलिए एडमिटेंस में क्या होता है, फायदा हो जाता है। अब देखिए इसको अगर मैं थोड़ा सा सॉल्व कर लूं तो कितना हो जाएगा, एलसीएम होके 1 प्लस ω/RC j/ω/RC डिवाइडेड बाई r। ठीक है, अब यहां पर जेड इक्विवेलेंट पे सेम, यहां पर क्या पुट करना है, 1 में करना है, तो ये ऊपर चले जाएगा। इसका मतलब है कि जेड इक्विवेलेंट इक्वल टू j/l प्लस यहां पर करेंगे तो ये नीचे और ऊपर की साइड में r अपॉन 1 प्लस j/RC आ गया ना। अब हमें क्या करना है, हमें सिर्फ और सिर्फ रियल पार्ट निकालना है, क्योंकि हमें पता है इमेजिनरी पार्ट जीरो हो जाएगा तो जो रियल पार्ट रहेगा वही इक्विवेलेंट इंपीडेंस रहेगा। कैसे पता चला, क्योंकि फेजर आपका क्या है, रेजिस्टिव है, सप्लाई का वोल्टेज और करंट क्या है, एक ही फेज में है, तो दैट इज कंडीशन आपका रेजिस्टिव है। रेजिस्टिव मतलब कि रेजोनेंस कंडीशन। चलिए अब इसको सॉल्व करें। इसको सॉल्व करने के लिए दोनों का रैशनलाइजेशन कर दीजिए, तो 1 - j/RC अपॉन 1 - j/RC। अब थोड़ा स्मार्टली आप सोचिए, यहां से जेड इक्विवेलेंट सिर्फ रियल पार्ट कंसिडर करना है, तो रियल पार्ट कौन सा हो जाएगा, ये तो इमेजिनरी हो जाएगा। अब देखिए इस रजिस्टर, ये नीचे वाला तो क्या हो जाएगा आपका, ये पूरा का पूरा फ्री फ्रॉम जे, है ना, पूरा का पूरा आपका हो जाएगा रियल पार्ट हो जाएगा। तो ये आर का इस वाली क्वांटिटी का, ये आर का मल्टीप्लाई इसमें आर इसमें 1 में होगा तो आपका रियल रहेगा, और यही आर का मल्टीप्लाई अगर इसमें होगा तो ये क्या रहेगा, इमेजिनरी हो जाएगा। तो हम ये बोल सकते हैं इसका मल्टीप्लाई सिर्फ इसमें कौन सी वाली क्वांटिटी उठानी है, सिंपली आपको इस रेजिस्टेंस का 1 में मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आर डिवाइडेड बाय नीचे कितना हो जाएगा, 1 प्लस ω/RC का स्क्वायर, 1 स्क्वायर अब प्लस ω/RC का स्क्वायर। बाकी ये वाला क्वांटिटी इसमें भी मल्टीप्लाई होगा बट इमेजिनरी के फॉर्म में हो जाएगा, बट इमेजिनरी तो हमें लेना ही नहीं है, सिर्फ इस पूरी इक्वेशन से रियल पार्ट उठाना है, तो रियल पार्ट उठा लिया मैंने, यही मेरा क्या रहेगा, इक्विवेलेंट इंपीडेंस रहेगा। अब सारी वैल्यू पुट कर दो। अब देखिए इस तरह के जो केसेस होते हैं ना, आपको मैं बताता हूं, रेजोनेंस के क्वेश्चन में आप टेस्ट सीरीज में बहुत ज्यादा मिस्टेक करोगे। उसका रीजन है, एक तो आप पैरेलल, जब सीरीज रेजोनेंस आएगा ना तो बहुत आसानी से कर लोगे, बट जैसे ये पैरेलल, कुछ सीरीज और कुछ पैरेलल में कनेक्टेड है, तो आपको एडमिटेंस फॉर्म से जाना पड़ेगा, तो आसान रहेगा। बहुत सारे स्टूडेंट अब इसको दोनों को पैरेलल करेंगे, -j/ω/c और r, इस दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, तो फिर बहुत लेंदी हो जाएगा, आ तो जाएगा बट लेंदी हो जाएगा। एक और चीज है, बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं कि वैल्यू शुरू से रख देते हैं। आप वैल्यू को शुरू से मत रखिए, अगर वैल्यू को शुरू से रखेंगे तो बहुत सारी चीजें कट हो रही होगी, शुरू से कैलकुलेटर उठाना लग जाएंगे आप क्या करिए, कोशिश करिए j/ω/c लास्ट स्टेप पे आके, जब आपकी फर्दर कैलकुलेशन और नहीं हो रही है, वहां तक आप सिंबल के फॉर्म में ही लेके आइए और फिर वैल्यू लास्ट स्टेप पे रखिए।
ठीक है। तो ये छोटी छोटी तरीके हैं जिससे हम लोग क्या है टाइम बचा सकते हैं। अब देखिए रेजिस्टेंस कितना है, रेजिस्टेंस है 100, ठीक है। 1 प्लस यहाँ पे ओमेगा कितना है 100, ओमेगा है 100, रेजिस्टेंस है 100 और कैपेसिटेंस कितना है 100 माइक्रोफेराड, 100 माइक्रोफेराड 10⁻⁻⁶ का होल स्क्वायर, है ना, होल स्क्वायर मत भूल जाना। तो इसका मतलब क्या है 1 2 3 4 5 6 तो ये चले जाएगा, है ना, ये आपका 6 से खत्म हो गया, तो 6 का ये हो जाएगा हमारा अंदर के अंदर स्क्वेयरिंग हो गया, तो 10⁻⁻⁶ से ये 6 शून्य गायब हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा और सिर्फ 1 बचेगा। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 100 डिवाइडेड बाय 1 + 1, है ना, 1 + 1 तो कितना हो गया 2 और ये हो जाएगा 50। तो जेड इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, जेड इक्विवेलेंट आपका आ गया 50 ओम। 50 ओम इज दी आंसर। है ऑप्शन में नजर, नहीं ऑप्शन वाला नहीं था, फिल इन द ब्लैंक्स वाला था, तो यहाँ पर आपको 50 पुट कर देना है, ठीक है। यहाँ पे क्या लिख देना है 50 ओम। मजा आया। देखिए कैलकुलेशन कितनी 2018 का क्वेश्चन, इसका मतलब वर्चुअल कैलकुलेटर था, फिजिकल कैलसी नहीं था। तो आप देखिए क्वेश्चन किस तरीके से अरेंज किया, वैल्यूज इस तरीके से दी कि आपको बहुत ज्यादा कैलकुलेटर उठाने की जरूरत नहीं होगी, ठीक है। ये रहा क्वेश्चन नंबर 72। अब हम लोगों ने क्या सीखा है, अब रेजोनेंस के क्वेश्चन जब भी सॉल्व करना है तो पैरेलल वाले को कैसे डील करना वो बता दिया मैंने। उसके बाद इमेजिनरी रियल पार्ट किस तरीके से सॉल्व होते हैं वो बता दिया। वैल्यू कब रखना है, आपको वैल्यू रखना है लास्ट स्टेप पे, शुरू से वैल्यू रख के चलेंगे तो आपका काफी लेंदी हो जाएगा, ठीक है। मजा आया होगा इस क्वेश्चन में, आपने करा भी होगा कई बार ये क्वेश्चन, बट आप टेस्ट सीरीज में बार बार इस तरह की मिस्टेक करते हो, वो मिस्टेक नहीं करना है, कैलकुलेशन को बहुत अच्छे से करना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 73। इन द सर्किट शोन बिलो द सप्लाई वोल्टेज इज 10 sin 1000 t volt, the peak value of steady state current through the 1 ohm resistor in ampere is, ठीक है। अब देखिए इस तरह के क्वेश्चन जब भी हो ना, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स नजर आ रहा है, ये क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स नजर आ रहा है, बहुत सारा इंडक्टर कैपेसिटर, इनको टैंक सर्किट बोलते हैं। एक इंडक्टर और कैपेसिटर दोनों अगर पैरेलल कनेक्टेड है तो उनको क्या बोलते हैं हम लोग, टैंक सर्किट बोलते हैं। तो इस तरीके से ये आपके टैंक सर्किट गिवन है। अब यहां पर आपको देखिएगा ज्यादातर केसेस में इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं तो वहां कहीं ना कहीं एक छोटा सा क्लू छुपा होता है जो कि हमारे क्वेश्चंस को बहुत ही ज्यादा इजी बना देगा। वो जो क्लू है वो आपको ढूंढना है और उसको क्रैक करना है, उस कोड को क्रैक करना है। अब देखिए अगर यहां पर कहीं पर भी कुछ भी मेंशन नहीं, सिर्फ पीक करंट निकालना है आपको, वोल्टेज गिवन है और करंट निकालना है। अब देखिए करंट निकालने के लिए पहले हमें इनको चेंज करना पड़ेगा, इंडक्टर और कैपेसिटेंस को ओमिक वैल्यू में चेंज करना पड़ेगा। तो आप देखिए यहां पर चेंज करते हैं, सबसे पहले इसको चेंज करते हैं। इसको चेंज करेंगे तो यहां पर XL जो हो जाएगा हमारा, जो इंडक्टेंस चेंज होगा वो कितना हो जाएगा आपका j⍵L, j⍵L। तो इसका मतलब ओमेगा कितना है, ओमेगा आपका 1000 और इंडक्टेंस कितना है, इंडक्टेंस है 4 और मिली है इंटू 10⁻⁻3, तो ये 3 कैंसल तो J4 हो गया। और कैपेसिटेंस देखें तो 250, तो माइनस J/ωc, तो ये हो जाएगा माइनस J/ω कितना है 1000 और कैपेसिटेंस कितना है 250 इंटू 10⁻⁻6। तो 1 2 3 4, तो 4 चले गया तो 2 बचा, 2 ऊपर गया तो कितना हो गया 10⁻2 100 और 100 को कैंसिल किया 25 से तो अगेन माइनस J4 हो गया। तो इसका मतलब है देखिए यहां पर ये आपका हो जाएगा माइनस J4 और ये हो जाएगा 4J। इसका मतलब है कि दोनों कैपेसिटेंस और इंडक्टर क्या है, दोनों आपके एक प्लस एक माइनस है, तो दोनों क्या हो जाएंगे आपके ओपन सर्किट। जब भी पैरेलल में, आपको पता होगा पैरेलल रेजोनेंस अगर आप जिस सेंटर से मुझसे पढ़े हैं तो आपको जो सीरीज में जब रेजोनेंस होता है तो सीरीज में R और RLC, तो इंडक्टर और कैपेसिटेंस शॉर्ट सर्किट जैसा एक्ट करते हैं। और पैरेलल में अगर इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस की वैल्यू सेम है, रेजोनेंस कंडीशन आ गई है, क्योंकि रेजोनेंस कंडीशन क्या होती है, XC और XL क्या हो जाए बराबर हो जाए, तो ये रेजोनेंस कंडीशन है। तो जब पैरेलल में रेजोनेंस होता है तो ये दोनों क्या होंगे, ये पूरा सर्किट कैसा रहता है, ओपन सर्किट रहता है। तो ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, ओपन सर्किट हो जाएगा। मतलब यहां से और यहां से अब सर्किट ओपन हो गया है, ठीक है। अब देख लीजिए इसको भी चेक कर लेते हैं। इसको चेक करेंगे तो 500, देखिए 500 मिली हेनरी, तो ये हो जाएगा J⍵1000 इंटू 500 मिली का 10⁻⁻3, तो 1 2 3 तो J500 हो गया, ठीक है। सिमिलरली माइनस J/ωc, तो 1000 इंटू 2 इंटू 10⁻⁻6, तो ये चले गया ये और 3 गया 1000 को 2 से किया तो अगेन माइनस 500। इसका मतलब ये दोनों वैल्यू भी क्या हो गई है, सेम हो गई है, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका ओपन सर्किट हो जाएगा, है ना।
कोड क्या हो गया, क्रैक हो गया, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब देखिए आपका जो नेटवर्क बना वो कहां से बना, आपका जो सप्लाई करंट यहां से जा रहा है, यहां से जा रहा है, ये ओपन हो गया, यहां से जाएगा, यहां से जाएगा, ये फिर ओपन मिल गया, इस तरीके से जाएगा, इस तरीके से जाएगा और इस तरीके से रिटर्न हो जाएगा। इसका मतलब है कि अगर मुझे पीक करंट निकालना है, पीक करंट, तो पीक वोल्टेज कितना है 10 और डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस कितना है 4 और 1 5 और 5 और 5 10, दैट इज 1 एम्पेयर। बट डायरेक्टली टिक करने से पहले ये देख लेना कि आपको एम्पेयर में पूछा है या मिली एम्पेयर में पूछा है, नहीं तो आंसर निकाल दिया, यूनिट देखी नहीं तो गड़बड़ होगी। तो आपको डायरेक्टली 1 एंटर करना है। अब सपोज करिए यहां पर आपसे पूछा जाता मिली एम्पेयर में, है ना, माइक्रो एम्पेयर में, तो इनका ध्यान रखना कि लास्ट स्टेप में देखिए जो भी फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चंस है ना, उसको फाइनल आंसर लगाने से पहले ये एक लास्ट लाइन जरूर पढ़ लेना, यूनिट वाली, आरपीएम में, रेडियन में, एम्पेयर में, मिली वोल्ट, किलो वोल्ट, है ना, तो इसमें नहीं तो दिक्कत हो जाएगी बहुत सारी। पूरा क्वेश्चन बहुत प्रॉपर तरीके से सॉल्व करते हैं बहुत सारे स्टूडेंट, और लास्ट स्टेप, लास्ट लाइन को ढंग से नहीं पढ़ने की वजह से बहुत सारे क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं। मजा आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 74। सो क्वेश्चन नंबर 74 गिवन है, ये गेट 2016 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन बहुत ही प्यारा है। अब देखिए लास्ट लाइन वापस से पढ़ेंगे तो मिली एम्पेयर, है ना, इस बार ध्यान रखना, जैसे अभी मैंने बताया था पिछले क्वेश्चन में ऐसी गलतियां, वहां तो एम्पेयर था बट यहाँ पे मिली एम्पेयर में आंसर निकालना है आपको। इन द सर्किट शोन बिलो Vs इक्वल टू 101 एंगल 0 वोल्ट, मतलब इसका दे रखा है 101 एंगल 0 डिग्री वोल्ट, ठीक है। रेजिस्टेंस की वैल्यू गिवन है, ओमेगा एल की वैल्यू गिवन है आपको, मतलब ये जे ओमेगा एल रेजिस्टेंस वैल्यू गिवन है। कैपेसिटेंस के बारे में कुछ भी नहीं बोला है। द करंट Is इन फेज विथ Vs, ये जो करंट Is है और ये Vs है, ये एक दूसरे के क्या है, एक ही फेज में, मतलब Vs और Is एक ही फेज में है। इसका मतलब क्या हो गया, ये आपका जब यहां से सर्किट देखोगे ये दोनों क्या है आपके एक ही फेज में, इसका मतलब जेड इक्विवेलेंट प्योरली रजिस्टिव दिखेगा, है ना, नेटवर्क क्या दिखेगा, प्योरली रजिस्टिव। अब बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं कि ये मैं बार बार बोलता हूं ना प्योरली रजिस्टिव दिखेगा, तो स्टूडेंट क्या करते हैं डायरेक्टली, सर प्योरली रजिस्टिव दिख रहा है तो इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस को गोली मारो, डायरेक्टली रजिस्टेंस की वैल्यू फाइनल आंसर हो जाएगी कितना, 10 ओम इज दी, मतलब अब तो करंट पूछा है तो जेड इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा सर, और 10 हो गया तो डायरेक्टली आपका रेजिस्टेंस हो गया, करंट निकालना है तो वोल्टेज डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस करके आंसर निकाल देते हैं, ऐसा नहीं करना है। उसका जो नेचर, बार बार मैं जो रजिस्टिव बोल रहा हूं वो सिर्फ एक रेजिस्टेंस जो ये दिख रहा है वो नहीं है, ओवरऑल जो आएगा आपका वो रियल पार्ट रहेगा। रियल पार्ट मींस रजिस्टिव नेचर रहेगा, नेचर की बात कर रहा हूं मैं, है ना। नहीं तो आप बोले सर बार बार बोलते आप जेड इक्विवेलेंट रजिस्टिव ऐसा दिखे तो रजिस्टिव सर्किट है, मतलब जो रजिस्टेंस नजर आ रहा वही आंसर, ऐसा नहीं है ना। इसको सॉल्व करने के बाद जो आएगा उसका जो रियल पार्ट है, रियल, उसका नेचर रजिस्टिव होता है, रियल का नेचर रजिस्टिव होता है ना। चलिए अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, वापस से वही ट्रिक बताई मैंने आपको। जब भी पैरेलल है, देखिए पैरेलल है तो हमें क्या करना है, सबसे पहले ये ओवरऑल एडमिटेंस निकालना है, ओवरऑल इक्विवेलेंट एडमिटेंस। तो इक्विवेलेंट एडमिटेंस निकालेंगे तो ये आपका सीरीज में सॉल्व करेंगे तो 1/1 R प्लस जे ओमेगा एल, 1/R प्लस जे ओमेगा एल हो गया, प्लस जे ओमेगा सी हो गया, प्लस जे ओमेगा सी हो गया, ठीक है। ये आपका उसके फॉर्म में हो गया, आपके एडमिटेंस के फॉर्म में। अब अगर मैं इसको उसमें करूं, इंपीडेंस के फॉर्म में करूं, इंपीडेंस के फॉर्म में, तो इंपीडेंस के फॉर्म में अगर देखें तो ये कैसा हो जाएगा इंपीडेंस के फॉर्म में, सो जेड इक्विवेलेंट इक्वल टू कितना हो जाएगा, आर प्लस जे ओमेगा एल, और इसके पैरेलल कितना है, पैरेलल माइनस जे बाय ओमेगा सी। अब इन दोनों को फिर पैरेलल में सॉल्व करना है ना, ये दोनों सीरीज में हो गए, पैरेलल हो गए, तो इन दोनों का फिर क्रॉस मल्टीप्लाई, फिर एडिशन, तो एक बहुत लेंदी प्रोसेस हो जाता है। तो हमें किससे जाना है, इससे नहीं जाना है, जेड इक्विवेलेंट से नहीं जाना है, हमें एडमिटेंस फॉर्म से जाना है। एडमिटेंस फॉर्म से जाएंगे तो भी हमारा काम आसान हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो एडमिटेंस फॉर्म से जाएंगे तो एडमिटेंस फॉर्म में क्या हो जाएगा, हमें पता है कि हमें क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड ऑफ IS निकालना है। मैग्नीट्यूड ऑफ IS निकालना, इसका मतलब रियल पार्ट हमें पता करना है इंपीडेंस का। तो रियल पार्ट देखें तो एडमिटेंस, तो पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं एडमिटेंस को। तो एडमिटेंस को अगर हम लोग सिंप्लीफाई कर ले देखिएगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे R माइनस जे ओमेगा एल डिवाइडेड बाय R स्क्वेयर प्लस ओमेगा एल का स्क्वेयर, है ना। मैंने रैशनलाइज कर दिया है ना, रैशनलाइजेशन तो आप समझते हो ना, यहां पर मैंने इसमें रैशनलाइजेशन कर दिया है, प्लस यहां पर कितना हो जाएगा, जे ओमेगा सी हो जाएगा। तो अब हमें इसमें रियल पोर्शन कौन सा नजर आ रहा है, इसमें रियल पोर्शन नजर आ रहा है आपका y इक्विवेलेंट, इसमें हमें
अब कंडक्टेंस के फॉर्म में आएगा क्योंकि एडमिटेंस है तो कंडक्टेंस मिलेगा, तो ये आपका इमेजनरी फॉर्म चले जाएगा, ये इमेजनरी, तो रियल पोर्शन नजर आ रहा है आर अपॉन आर स्क्वेयर प्लस ओमेगा एल का स्क्वेयर। अब इसको हमें इम्पिडेंस निकालना है, इम्पिडेंस इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 अपॉन वाई इक्विवेलेंट, तो इसको रिवर्स कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका आर स्क्वेयर ऊपर आ जाएगा प्लस ओमेगा एल स्क्वेयर ऊपर आ जाएगा डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस, ठीक है। और उसके बाद अगर हमें करंट निकालना है तो करंट कितना हो जाएगा, आपको क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड निकालना है, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड IS का, तो VS डिवाइडेड बाई जेड इक्विवेलेंट, या फिर यूं कहें VS इंटू वाई इक्विवेलेंट, ऐसा भी कर सकते हैं डायरेक्टली, है ना। 1/z को क्या लिख सकते हैं, 1/z को हम लोग y लिख सकते हैं, तो डायरेक्टली y भी पुट कर सकते हैं। तो यहां पर कितना हो जाएगा, VS हो जाएगा हमारा कितना, VS हो जाएगा 101 इंटू रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है, रेजिस्टेंस की वैल्यू है 10 और ओमेगा एल है 100, तो इसका मतलब है यहां पर ये वाली पुट कर देंगे तो 10 डिवाइडेड बाय 10 स्क्वेयर और 100 स्क्वेयर, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो फाइनल आंसर आ जाएगा 0.1, ठीक है, 0.1 आ जाएगा। अब हमें क्या पूछा है, 0.1 एम्पेयर है, काय में है, एम्पेयर में IS करंट। अब हमें क्या पूछा है, मिली एम्पेयर में पूछा है, इसका मतलब ये कितना हो जाएगा 100 मिली एम्पेयर इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। मजा आया आपको, 74 क्वेश्चन था, गेट 2016 का क्वेश्चन था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। अब देखिए यहां पर क्या होता, बहुत सारे स्टूडेंट की आदत नहीं होती है एडमिटेंस में सॉल्व करने के लिए, बट मैं बार बार बोल रहा हूं कि जब भी आपको पैरेलल नेचर दिखे तो आप कोशिश करिए उसमें एडमिटेंस से जाने के लिए। अगर आप एडमिटेंस से नहीं जाओगे तो बहुत दिक्कत आएगी, क्योंकि देखिए यहां पर क्या होगा, इक्विवेलेंट अगर आप इंपिडेंस से जाते हो तो इंपिडेंस से जाओगे तो यहाँ पर फिर क्रॉस मल्टीप्लाई और फिर नीचे डिवाइड, तो बहुत लंबी चौड़ी चीजें हो जाती है। सॉल्व यहां से भी होगा बट मेहनत ज्यादा लग जाती है, तो आप एडमिटेंस फॉर्म से जाएंगे तो काफी आसानी से पहुंच जाएंगे अपनी मंजिल तक। मजा आया इस क्वेश्चन में। चलिए तो नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग और भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के साथ मिलेंगे, क्योंकि रेजोनेंस में अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं और यहां से रिसेंट ईयर में बहुत सारे, तीनों ब्रांच में बहुत सारे क्वेश्चंस आए भी हुए हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में और भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस के साथ।